नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सर मुखर्जी नगर दिल्ली से आप लोग का क्लास एम एकेडमी में स्वागत है। तो आइए हम लोग इंग्लिश पढ़ेंगे। आज इंग्लिश की शुरुआत करेंगे। पहले इंग्लिश जानेंगे कि इंग्लिश कहाँ से पूछता है कंपटीशन में, जैसे एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीडीएस, कोई भी एग्जाम्स हो इंग्लिश कैसे पूछता है, किस तरह से इंग्लिश आता है। तो आइए सीखते हैं बिल्कुल बेसिक से। पहले हम सीखेंगे क्या कि इंग्लिश जो होता है, इंग्लिश क्या है दोस्तों? सब्जेक्ट है कि लैंग्वेज है? सब्जेक्ट है कि लैंग्वेज है? पहले ये हमें जानना होगा, सब्जेक्ट है कि लैंग्वेज। इंग्लिश दोस्तों सब्जेक्ट नहीं होता, बल्कि क्या होता है, लैंग्वेज होता है। तो किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए अगर हम दिन प्रतिदिन प्रयास करते हैं 1 घंटा, तो बड़े आराम से हम सीख लेते हैं। ध्यान से देखना। अब इंग्लिश लैंग्वेज होता है, एसएससी में क्या होता है ना, सीजीएल में, सीपीओ में, सीडीएस में क्या पूछता है, इंग्लिश में क्या क्या पूछता है, पूरा हम लोग सीखेंगे। एसएससी में जो पूछता है आपका, पहला क्या पूछता है, कॉमन एरर, जिसे स्पॉटिंग द एरर भी बोलते हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, और PQRS, फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक आपका एसएससी में ग्रामर पोर्शन से आपसे पूछता है कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, PQRS जिसे रीअरेंजमेंट बोलते हैं, और फिल इन द ब्लैंक। ये 4 चीजें आपका ग्रामर पोर्शन से आती हैं। इसके बाद आपका आ जाता है वैकैब से। वैकैब से क्या आता है दोस्तों? वैकैब से क्या क्या पूछता है, ध्यान से देखना। वैकैब से पूछता है आपका सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और idioms एंड फ्रेज, और मिस स्पेल्ड। ये आपके पूछे जाते हैं आपके वोकैब से, जो है सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेज, और मिस स्पेल्ड यानी स्पेलिंग मिस्टेक, ये आपके एसएससी में आते हैं। तो ग्रामर के पोर्शन हो गए और वोकैब्स के पोर्शन हो गए। आगे क्या होता है, अब आता है आपका कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन, अब कंप्रीहेंशन मतलब क्या होता है? कंप्रीहेंशन हम इसे अंडरस्टैंड करते हैं, समझ कर इसका जवाब देते हैं। तो कंप्रीहेंशन में तो एक तो क्वेश्चन पूछता है, पूरे पैसेज होता है, और दूसरा आपका कंप्रीहेंशन में आ जाता है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस तरह से आपका एग्जाम में जो है पेपर आता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बेसिक ग्रामर से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो जानते हैं इतना पूरा क्वेश्चन करने के लिए हमें ग्रामर में क्या सीखना है और क्या सीखना है, क्या छोड़ना है, ये चीज को ध्यान में रखते हुए हम ग्रामर को सीखेंगे। तो आइए देखते हैं।
ग्रामर में क्या पढ़ना है पूरा, जब ग्रामर आप पढ़ेंगे तो आप क्या करेंगे, कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, PQRS, फिल इन द ब्लैंक, और आपको वैकेस पढ़ना पड़ेगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेज, मिस स्पेल्ड, और कंप्रीहेंशन को और क्लोज टेस्ट को करने के लिए भी आपको ग्रामर की जरूरत पड़ेगी। तो ध्यान से देखना, ग्रामर में पहले आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा बेसिक में पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, इसके तहत कितने, क्योंकि इंग्लिश जो होता है ना, इंग्लिश लैंग्वेज का एक ये रीढ़ होता है। अगर आप इसको नहीं जानते हैं तो आप इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे और इंग्लिश का एक भी क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच ये सीखना बहुत जरूरी है, और ये आपको पूरा क्लास, बेसिक क्लास कहाँ मिलेगा, आपको केवल क्लास एम8 एकेडमी पर मिलेगा। जानते हैं ये क्लास आपको बिल्कुल बेसिक, बाकी किसी भी यूट्यूब चैनल या कहीं नहीं मिल सकता है। यहाँ जो भी सिखाया जाएगा आपको बिल्कुल बेसिक, आपके हित का क्लास होगा। तो अधिक से अधिक संख्या में आप लोग शेयर कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और आइकन बटन को दबाइए बेल वाले को, ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। ध्यान से देखना, अब पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच ध्यान से देखना, इसमें क्या पढ़ते हैं हम, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8 होते हैं। देयर आर 8, कितने होते हैं, 8। पहला क्या होता है दोस्तों, पहला होता है नाउन, दूसरा क्या होता है, प्रोनाउन, तीसरा क्या होता है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, चौथा क्या होता है, वर्ब, पांचवा क्या होता है, एडवर्ब, और छठवां क्या होता है दोस्तों, प्रीपोजिशन, सातवां आपका कंजंक्शन, और आठवां आपका है इंटरजेक्शन। तो दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच ये रहे, ये इंग्लिश के बिल्कुल रीढ़ होते हैं। देखना, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, और प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। आपके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, इनको सीखेंगे एकदम बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस सीखेंगे, और कैसे एग्जाम में इसका अप्लाई करते हैं और कैसे सीखते हैं, यहाँ से एरर कैसे निकलता है, वो सारी चीजें हम आपको क्लास में बताएंगे। तो आज शुरुआती क्लास है इंग्लिश का, आप लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़े और क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बच्चों में शेयर करें, ताकि उनका भी क्लास आराम से हो सके। ध्यान से देखना, इंटरजेक्शन ये रहा आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच, ग्रामर का ही पोर्शन है। इसके अलावा थोड़ा सा एडवांस में है, आपको इसके अलावा पढ़ना पड़ेगा। देखना, टेंस हो गया, वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, और देखिएगा दोस्तों इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। नरेशन हो गया, आप देखना आपका टेंस, वॉइस, नरेशन, कंडीशनल सेंटेंस, सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस,
इतना हो गया, ये सारे हो गए। और इसके तहत इसके अंदर बहुत सारे सेंटेंस आते हैं जिन्हें हमें आपको सीखना होगा। अब इसको हटा दीजिए, थोड़ा सा आपका एक शुरुआती में क्या हम क्लास लेंगे, सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट। ये जो है इंग्लिश में प्रत्येक वर्ष इसमें से कम 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। कम से कम 10 क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से पूछे जाते हैं। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो ये रहा आपके सामने जितना चीजें मैंने बताई, यही से क्वेश्चन आते हैं आपके ग्रामर में। और इसके अलावा कुछ चैप्टर हैं जो आपको किसी, जैसे वर्ब में बहुत से आपके वर्ब आएगा। जब हम आपको वर्ब पढ़ाएंगे तो वर्ब में आपको क्या क्या मिलेगा, ध्यान से देखना। एक तो वर्ब का हम पहचान करेंगे, बेसिक वर्ब से लेके एडवांस वर्ब का। वर्ब के फॉर्म का पहचान करेंगे, किसका, वर्ब फॉर्म। वर्ब के जो रूप होते हैं उनका पहचान करेंगे, कौन सा, B1, B2, B3, B4 और B5। होता क्या है, B1 क्या होता है, B1 जैसे हमने लिखा है यहीं पर गो, गो माने क्या हो गया, जाना। और इसका B2 क्या हो गया, वेंट, गया, सेकेंड फॉर्म। इसका पास्ट पार्टिसिपल क्या बनेगा, अगर हमने लिख दिया गॉन, ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया। यहां लिख दिया वर्ब में ING, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। और मैंने लिखा B5 में, तो ये हमारा क्या हो गया, सिंगुलर वर्ब बन जाएगा। जैसे हमने गो में ES जोड़ दिया। B5 क्या होता है कि वर्ब में ES अथवा यस जोड़ते हैं, इसी को हम B5 बोलते हैं। ये आपका सिंपल B1 और B5 आपका सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होंगे। आप बोलेंगे सर इसी वर्ब के तहत और क्या सीखेंगे, तो वर्ब के फॉर्म हो गए जिन्हें सीखेंगे। एकदम बेसिक पढ़ा रहा हूं, ये क्लास आप बिल्कुल पूरा देखिएगा, 1 घंटे का क्लास है और यहाँ बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। आप इस क्लास को पूरा देखिएगा, क्लास को छोड़िएगा मत और स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। बहुत सारी बेसिक चीजें आपको यहाँ मिल जाएंगी। आप देखिए वर्ब के तहत आपका ध्यान से देखना, जो वर्ब हमने बोला ना, अभी वर्ब के फॉर्म बताया। अब वर्ब जो होता है कैसे, वर्ब क्या होता है कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। वर्ब 2 ही होते हैं, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट के तहत ध्यान से देखना, अभी हम सारी चीजें थोड़ा सा बेसिक से, ये रहा वर्ब। अब वर्ब कितने प्रकार के होते हैं ध्यान से देखना। पहला क्या होता है, फाइनाइट वर्ब। और दूसरा क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब। पहला होता फाइनाइट वर्ब, दूसरा नॉन फाइनाइट वर्ब। अब फाइनाइट वर्ब क्या होता है दोस्तों, फाइनाइट वर्ब क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से समझ लेते हैं कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है। ध्यान से देखना, फाइनाइट वर्ब जो होता है ना, या किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट या पर्सन। अब पर्सन बोलेंगे कि सर पर्सन क्यों बोले, पर्सन कितने होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये 3 पर्सन होते हैं। किसी भी फाइनाइट वर्ब क्या होता है, किसी भी सब्जेक्ट और पर्सन के अनुसार क्या करता है, अपने मूल रूप को, अपने बेसिक रूप को क्या कर दे, चेंज कर दे, बदल दे। किसके अनुसार, सब्जेक्ट या पर्सन या टेंस के अनुसार, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट वर्ब। ध्यान से देखना, जैसे हमने लिखा
कि सी गोज टू स्कूल। आपका यहाँ फाइनाइट वर्ब क्या है भाई? गो है। क्या है? गो। अब ये फाइनाइट वर्ब क्या है? आपका गो है। अब मैंने लिखा सी गोज टू स्कूल। ये वर्ब का कौन सा फॉर्म लगा यहाँ सी के साथ? V5। कौन सा लगा? V5। V5 क्या होता है सर? आप बोलेंगे V5 क्या होता है? आपका यहाँ भी डाउट हो सकता है। तो V5 क्या होता है कि वर्ब में ES अथवा S जोड़ते हैं। ध्यान से देखना, सी गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाती है। अब गो माने क्या होता है? जाना होता है। यहाँ इसने अपना जो बेसिक फॉर्म था जाने का, उसको यहाँ क्या किया? इसने गो ने चेंज कर दिया। किसके अकॉर्डिंग? सी के और टेंस के अकॉर्डिंग क्या किया? अपने मूल बेसिक रूप को क्या कर दिया? इसने बदल दिया। सी गोज टू स्कूल। तो ये रहा हमारा फाइनाइट वर्ब। आप बोलोगे सर नॉन फाइनाइट क्या होता है? नॉन फाइनाइट ये होता है कि वर्ब अपने बेसिक फॉर्म को किसी सेंटेंस में यूज हो लेकिन ना बदले। तो ध्यान से देखना, यहां ना बदले तो जैसे कह दिया जाए सी गोज टू स्कूल, मैंने लिखा सी गोज टू स्कूल और यही लिख दिया मैंने टू रीड। सी गोज टू स्कूल टू रीड। सी गोज टू स्कूल टू रीड। यहां मैंने लिखा वह स्कूल जाती है क्या करने के लिए? पढ़ने के लिए। अब ध्यान से देखना, ये आपका फाइनाइट वर्ब है और एक टू रीड जो है आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है। टू रीड क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब कैसे कहेंगे? देखिए, रीड माने क्या होता है? रीड माने भी पढ़ना होता है। ये भी एक एक्शन वर्ड है, पढ़ना होता है। लेकिन इसके पहले क्या लग गया? टू लग गया। यह इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना बेसिक रूप नहीं बदल रही है, अपना बेसिक फॉर्म नहीं बदल रही है, इसलिए टू रीड हमारा क्या हो गया? नॉन फाइनाइट हो गया। और नॉन फाइनाइट के तहत क्या आया? इसे बोलते हैं इन्फिनिटिव। क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव। किसी वर्ब के पहले टू लगा हो तो उसे हमको क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव वर्ब बोलते हैं। अब देखना, आप लोग हाथ में पेन ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए और लिखते रहिए, सारी चीजें समझ में आएगा। अब देखना, मैंने बोला था फाइनाइट वर्ब, तो फाइनाइट वर्ब कितने तरह से होते हैं ध्यान देखना। फाइनाइट वर्ब जो होता है, अब फाइनाइट वर्ब हमारा दो तरह से होता है। एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, और दूसरा होता है इंट्रांजिटिव। पहला होता है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा होता है इंट्रांजिटिव। पहला क्या हुआ? ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा क्या हुआ? इंट्रांजिटिव वर्ब। समझ में आ रही होगी बातें? मुझे विश्वास है कि आप लोग को सारी बातें समझ में आ रही होगी। ध्यान से देखना, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। अब कहेंगे सर कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इंट्रांजिटिव, यहां भी आपको तो कंफ्यूज हो सकते हैं, यहां भी आपका डाउट हो सकता है। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में आपका डाउट हो सकता है और होता है। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? ध्यान से देखना, ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं? इसे साकर्मक क्रिया कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? साकर्मक क्रिया। और इस ट्रांजिटिव वर्ब को क्या बोलते हैं? आकर्मक क्रिया। यहां तक क्लियर? अब देखना,
जब ट्रांसटिव, पहले ट्रांसटिव वर्ब के एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे हमने लिखा सी डज, सी डज, सी डज, मैंने लिखा यहां पर सी डज, मतलब वह करती है, लेकिन इसका अर्थ पूर्ण नहीं हो रहा है, इसका अर्थ कंप्लीट नहीं है, परफेक्ट नहीं है। तो यहां क्या ऐसा जोड़े कि यह सकर्मक क्रिया बन जाए? तो क्या बोलेगा? सी डज, वह करती है, लेकिन ये पता नहीं है क्या करती है क्या नहीं करती है। ये सेंटेंस हमारा पूर्ण नहीं है, ये ट्रांसटिव अभी नहीं हुआ, यानी ये ट्रांसटिव वर्ब हुआ डज, लेकिन ये डज क्या अपने पीछे मांग रहा है, अपने बाद डज क्या डिमांड कर रहा है। तो दोस्तों जैसे हम डज के पीछे क्या लगा दिए? वर्क। अब व्हाट से क्वेश्चन आपका दीजिए, व्हाट, What does she do? वह क्या करती है? तो she does work, वह काम करती है, वह काम करती है, यानी उसके करने का प्रभाव किस पर पड़ा? वर्ब यानी ऑब्जेक्ट पर। तो यहाँ वर्क हो गया, यानी ट्रांसटिव वर्ब हमेशा अपने बाद क्या लेती है? कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लेती है जिस पर एक्शन का प्रभाव पड़े। शी डज वर्क, वह काम करती है। जब तक इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा ये ट्रांसटिव वर्ब पूर्ण नहीं होगा। अगला देखना, अब यहां देखना आक्रामक क्रिया में, अब हमने लिखा सी स्माइल्स। अब यहां देखना सी स्माइल्स, वह मुस्कुराती है, ये अपने आप में अर्थ पूर्ण दे रहा। सी स्माइल्स, वह मुस्कुराती है, अपने आप में इसका अर्थ पूर्ण है दोस्तों। सी स्माइल्स, वह मुस्कुराती है, ये पूर्ण अर्थ दे रहा है। ये हमारा हो गया। इसके बाद अगर आप ऑब्जेक्ट लगाते हैं ना, तो ये इसके बाद तुरंत कोई ना कोई प्रीपोजिशन जोड़ना पड़ेगा, तब ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद कोई ना कोई प्रीपोजिशन आएगा, तब आप जैसे कह दिया जाए वह मुझ पर मुस्कुराती है, तो क्या हो जाएगा? शी स्माइल्स एट मी। अब देखो ये प्रीपोजिशन आ गया कि नहीं? एट, और उसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इंट्रांसिटिव वर्ब। इंट्रांसिटिव वर्ब को सबसे बड़ा पहचानने का तरीका यही है कि जिस वर्ब के तुरंत बाद कोई प्रीपोजिशन हो फिर ऑब्जेक्ट हो तो वह इंट्रांसिटिव वर्ब, और जिस वर्ब के तुरंत बाद कोई ऑब्जेक्ट हो बिना किसी प्रीपोजिशन के आर्टिकल आ सकता है, लेकिन प्रीपोजिशन नहीं आएगा तो वो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी ट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब देखना ट्रांसटिव के तहत आप लोगों ने पढ़ा, सॉरी फाइनाइट वर्ब के तहत ट्रांसटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब दो पढ़ा। अगला अब देखना नॉन फाइनाइट के तहत क्या पढ़ेंगे आप। नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है? अभी मैंने बताया था एग्जांपल देकर। तो नॉन फाइनाइट के तहत क्या क्या आएगा आपका? यहाँ 3 आएगा, थोड़ा बोर्ड छोटा है, हो जाएगा बड़ा भी, आप लोग का सपोर्ट होगा तो यहाँ डिजिटल बोर्ड भी हो जाएगा। खाली सपोर्ट कीजिए कि जल्द से जल्द आप लोग के लिए डिजिटल बोर्ड आ जाए, और जो आप अपने लाइफ में सोचे हैं कि आपका फ्यूचर उज्जवल हो, तो यहाँ से वो आपका हो सकता है, यहाँ से संभव है होना। तो अधिक से अधिक आप मेरा सपोर्ट करें, मेरे संस्था का सपोर्ट करें, और यहाँ एक डिजिटल बोर्ड हो जाए, बढ़िया हो जाए। आपको पीपीटी से हर चीज जो आपका आने वाला है एसएससी सीरियल सितंबर में या अक्टूबर में एग्जाम होने वाला है, उसके तहत उसके लिए हम लोग अच्छा सा अच्छा कंटेंट इस पर दें और आप लोग का भविष्य उज्जवल हो जाए। तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ध्यान से देखना। नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब 3 होते हैं दोस्तों। पहला होता है क्या? इन्फ्लेटिव।
इन्फिनेटिव। दूसरा क्या होता है, पार्टिसिपल। दूसरा पार्टिसिपल नहीं करते हैं, तीसरा करते हैं यहाँ दूसरा जीरंड। क्या लिखते हैं, जीरंड। और तीसरा क्या होता है, पार्टिसिपल। नोट करिएगा आप लोग, कॉपी कलम लेके बैठ जाइए, बिल्कुल बेसिक क्लास है। आज थोड़ा सा हम इसमें बता रहे हैं, परिचय दे रहे हैं इंग्लिश का कि क्या क्या आता है, कहाँ से क्वेश्चन, तो इसको जरूर आप कॉपी कलम लेकर नोट करिएगा। और एक एक चीज, और कहीं अगर आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, कमेंट बॉक्स में आप जो है अपना डाउट लिखकर पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे देखना, जीरेंड, इन्फिनेटिव, जीरेंड और पार्टिसिपल, ये तीन हो गए। अब कहोगे सर इन्फिनेटिव क्या होता है, जीरेंड क्या होता है और पार्टिसिपल क्या होता है, ये तीन हुए। तो ध्यान से देखना, इन्फिनेटिव क्या होता है, जैसे हमने लिखा यहाँ पे रीड, तो रीड हमने लिखा, रीड माने क्या होता है, पढ़ना होता है। क्या होता है, पढ़ना। लेकिन ये हमारा इन्फिनेटिव नहीं हुआ, ये हमारा इन्फिनेटिव नहीं हुआ। अगर हम इसी रीड के पहले क्या जोड़ दें, टू और प्लस B1, 2 प्लस B1 हो जाए, अर्थात हमने जैसे लिखा टू रीड, क्या लिखा भाई, टू रीड, 2 प्लस B1 हुआ टू रीड। टू रीड माने पढ़ना, पढ़ना, टू रीड मीन्स माने पढ़ना। अब इसी को अगर सेंटेंस में यूज करते हैं तो टू रीड, पढ़ना, इज माई, मेरा, DUTY, पढ़ना मेरा क्या है, कर्तव्य है। टू रीड इज माई ड्यूटी, पढ़ना मेरा कर्तव्य है, पढ़ना मेरा काम है। एक स्टूडेंट के लिए क्या काम होता है, खाली पढ़ाई करना ना, स्टडी करना, कि घूमना, घूमना नहीं होता बेटा। क्या होता है, पढ़ना होता है। स्टूडेंट के लिए सबसे आवश्यकता काम क्या है, पढ़ना। अगला देखना, अब ये कहोगे कि इन्फिनेटिव हमारा कितने तरह से काम करता है, कई तरह। सब्जेक्ट के रूप में भी काम करता है, ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम करता है, और प्रीपोजिशन के बाद भी आता है। तो इन्फिनेटिव कई रूपों में काम करता है। पहला ये हमारा किसके रूप में आया है, सब्जेक्ट के रूप में। ध्यान से देखना, सब्जेक्ट के रूप में कैसे यूज करते हैं, सब्जेक्ट के रूप में यानी 2 प्लस V1 प्लस HV प्लस OW, अदर वर्ड। ध्यान से देखना, सब्जेक्ट के रूप में 2 प्लस V1 प्लस HV प्लस अदर वर्ड। इन्फिनेटिव काम करेगा सब्जेक्ट के रूप में। ध्यान से देखना, ये क्या करता है। अगर बोलोगे इसमें एक डाउट और हो सकता है, किसके लिए यूज करते, बहुत कम ही टीचर बताते हैं ये चीज। ये क्या बताता है, अगर इस तरह से, ये हमारे उद्देश्य को बताता है, लक्ष्य को बताता है, कारण को बताता है। अभी देखना, जैसे हमने कहा कि टू रीड, पढ़ना, टू रीड मतलब क्या हो गया, पढ़ना। टू रीड इज वर्थलेस, पढ़ना बेकार है, पढ़ना बेकार। आप न्यूज़पेपर पूरा दिन पढ़ें और उसमें से कोई चीज ना सीखे तो पढ़ना क्या है, बेकार है ना। तो वही कह रहा है, टू रीड इज वर्थलेस, पढ़ना बेकार है, विदाउट एम या टारगेट। कर टू रीड इज वर्थलेस विदाउट एम, बिना उद्देश्य के पढ़ना बेकार है। पढ़ाई क्यों करते, कोई ना कोई आपका उद्देश्य होता है ना। तो क्या करता है कि इन्फिनेटिव आपके उद्देश्य को बताता है, कारण को। जैसे कह दिया जाए टू ड्रिंक वाइन, शराब पीना। टू ड्रिंक वाइन, शराब पीना। टू ड्रिंक वाइन इज हार्मफुल फॉर हेल्थ।
अब यहां देखना दोस्तों क्या हो गया कि टू ड्रिंक वाइन इज हार्मफुल फॉर हेल्थ। कारण शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। कारण बताया कि नहीं बताया? बहुत ज्यादा शराब में डूब जाओगे ना, हाथ पैर सब टूट जाएगा, एक जगह पर नहीं रहेगा। तो वही कह रहा है कि टू ड्रिंक वाइन इज हार्मफुल फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इस तरह से आगे और देखते हैं। अभी तो ये हो गए हमारा सब्जेक्ट के रूप में। आप ध्यान से देखना ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे आते हैं। जैसे कह दिया जाए आई वांट, आई वांट मैं चाहता हूं, आई वांट मैं चाहता हूं, टू सी यू। अब देखिए आपका B1 है और इसके पहले क्या आ गया भाई? 2 आ गया कि नहीं आ गया? आई वांट मैं चाहता हूं टू सी यू, आपसे मिलना चाहता हूं, आपको देखना चाहता हूं। सी का सेंस दोनों होता है, मीट भी होता है और देखना भी होता है। तो यहां देखना आई वांट टू सी यू, मैं आपसे मिलना चाहता हूं, आपको देखना चाहता हूं। ये आपका ऑब्जेक्ट के रूप में हो गया। और विस्तार से आपको जब हम इसका वर्ब का क्लास पढ़ाएंगे तो और विस्तार से बताएंगे। तो ध्यान से देखना। अब जीरंड पर चलते हैं। जीरंड भी क्या होता है? इन्फिनिटिव की तरह होता है। अब कहोगे सर कि इन्फिनिटिव या जीरंड का आपने वो नहीं बताया, मतलब क्या होता है? ये होता है संज्ञात्मक क्रिया। क्या होता है? संज्ञात्मक क्रिया, यानी संज्ञा का भी काम करें और क्रिया का भी काम करें, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव या जीरंड बोलते हैं। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब आपने इन्फिनिटिव पढ़ा, बिल्कुल इन्फिनिटिव की तरह जीरंड काम करेगा, लेकिन थोड़ा सा फॉर्म में क्या होगा? बदलाव होगा वर्ब में। क्या होता था? यहाँ B1 के पहले हम क्या लगाते थे भाई? 2 लगाते थे, लेकिन ये ना होकर जीरंड में, बल्कि क्या होगा कि B1 में हम क्या जोड़ेंगे? ING जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे दोस्तों? ING। B1 में ING जुड़ेगा और ये ING जब ये भी संज्ञात्मक क्रिया का काम करेगा। अब जैसे ध्यान से देखना, इसका भी प्रयोग हम सब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं। कैसे करेंगे? B1 में ING प्लस क्या लगा देंगे? अगर इसके साथ कोई नाउन जुड़ा रहेगा तो यही नाउन जोड़ देंगे। प्लस क्या हो जाएगा? HB और प्लस क्या हो जाएगा? OW अदर वर्ड। यहां तक हो गया। ये हमारा क्या हो रहा है? जीरंड हो रहा है। क्या हो रहा है? जीरंड। ध्यान से देखना। आप यूज कैसे करेंगे? जैसे कह दिया जाए कि अभी हमने लिखा रीडिंग इज माई ड्यूटी। मैंने यही चीज वहां भी लिखा था। मैंने क्या लिखा था? टू रीड इज माई ड्यूटी, ये लिखा था। रीडिंग इज माई ड्यूटी और टू रीड इज माई ड्यूटी दोनों सही है, लेकिन आपका ये हो गया इन्फिनिटिव और ये हो गया आपका जीरंड। पहला आपका जीरंड हो गया और दूसरा आपका इन्फिनिटिव। दोनों का सेंस एक ही होता है, लेकिन प्रयोग करने का अलग अलग तरीका होता है कि इन्फिनिटिव के पहले हम क्या लगाते हैं? 2 + V1 लगाते हैं और जीरंड में क्या लगाते हैं? वर्ब में ING लगा देते हैं। बस रीडिंग इज माई ड्यूटी, पढ़ना मेरा क्या है? कर्तव्य है। ध्यान से देखना। अब इसका प्रयोग सब्जेक्ट की तरह मैंने बताया। ध्यान से देखना और एक आध शब्द देख लेते हैं। जैसे कह दिया जाए वॉकिंग इन द मॉर्निंग
वॉकिंग इन द मॉर्निंग, सुबह में घूमना, सुबह में घूमना। वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज यूजफुल फॉर बॉडी। अब यहां देखो वॉकिंग इज वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज यूजफुल फॉर बॉडी। कारण सुबह में घूमना से यानी शरीर के लिए क्या होता है, लाभप्रद होता है। क्या होता है, लाभप्रद होता है। तो यहाँ देखो वॉकिंग हमारा सब्जेक्ट के रूप में आया और एक फ्रेज में आया है। किस में आया है, वॉकिंग इन द मॉर्निंग, एक फ्रेज की तरह यूज हुआ, लेकिन सब्जेक्ट हमारा क्या है, वॉकिंग ही है। क्लियर। आपको कंपटीशन में ऐसे कई सवाल मिलेंगे जहां आप सब्जेक्ट को भूल जाते हैं कि सब्जेक्ट क्या है और वहां गलती कर बैठते हैं। तो ध्यान से देखना, इसका प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में भी होता है। जैसे कह दिया जाए आई लाइक, मैं पसंद है या मुझे पसंद है, मैं पसंद करता हूं या मुझे पसंद है। यहाँ आई लाइक टू डांस भी हो जाएगा और आई लाइक डांसिंग यानी इंफिनिटिव भी लेता है लाइक और जिरंड भी लेता है। ध्यान से देखना, जिरंड लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई लाइक डांसिंग, आई लाइक डांसिंग, मैं क्या, मुझे डांस पसंद है, डांस करना पसंद है। समझ में आया, ये चीजें हो गया। अगला देखना, और इसका प्रयोग प्रीपोजिशन के भी बाद होता है। जैसे शी केम हियर, वह यहां आई, फॉर सीइंग मी। अब कह रहा है कि शी केम हियर फॉर सीइंग मी, वह यहाँ मुझे मिलने के लिए आई। अब देखो यहाँ प्रीपोजिशन क्या आया, फॉर आया, और यहाँ आपका क्या आया है, सीइंग, जिरंड आया। तो ये आपका जिरंड में हो गया, तो ऑब्जेक्ट यानी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी बना। और देखें अगला क्या है आपका, पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल हम थोड़ा और विस्तार से बताते हैं, अभी ध्यान से देखना पार्टिसिपल क्या होता है। पार्टिसिपल पार्टिसिपेट माने होता है बांटना। अब पार्टिसिपल क्या होता है, ध्यान से देखना, पार्टिसिपल तीन होते हैं। कौन होते हैं, तीन होते हैं। ग्रामर, ये क्लास M8 एकेडमी ऐसा क्लास है, ऐसी संस्था है जहां आपको एक एक चीज बहुत बारीकियों से मिलेंगी और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। तो अब मैं बार बार देखने वाले से, जो भी हमारे स्टूडेंट हमारे बच्चे हैं और अन्य लोग भी इस क्लास को देख सकते हैं, बूढ़े बुजुर्ग लोग भी इस क्लास को देख सकते हैं, वो भी चैनल को क्या करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं पार्टिसिपल क्या होता है। ये सबके लिए क्लास है, ध्यान से देखना। पार्टिसिपल हमारे तीन होते हैं। पहला क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है। किसकी तरह, पार्टिसिपल जो है एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है। ध्यान से देखना, प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरा है आपका दोस्तों पास्ट पार्टिसिपल। तीसरा है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। तो आइए पहले हम प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करते हैं।
प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है दोस्तों, ये क्या करता है, ये आपका प्रोग्रेसिव सेंटेंस में भी यूज होता है, प्रोग्रेसिव टेंस में भी, यानी कंटिन्यूअस में, जैसे वह खा रहा है, ही इज ईटिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग, तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग, वह सो रहा है, ही इज स्लीपिंग। तो जो भी है ना, ये आपका कंटिन्यूअस में भी यूज होता है, और इसके अलावा इसके और स्टेप हैं वो मैं अभी बताता हूं। और पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है दोस्तों, पास्ट पार्टिसिपल ये होता है कि अगर कोई घटना घट गई है और उसके बारे में आप बता रहे हो ना, तो वहां हम किसका प्रयोग करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है कि दो कार्य हो, एक साथ दो कार्य हो, और एक कार्य पहले हो गया हो, फिर दूसरा कार्य कर रहे हो, तो वहां किसका प्रयोग करते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। किस तरह से करते हैं, एक एक चीज बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट, अभी ये वर्ब के तहत चल रहा है, ध्यान से देखना। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, यानी B1 में हम क्या जोड़ते हैं, ING। अभी कहोगे यहाँ थोड़ा सा आपको डाउट हो सकता है, लेकिन मैं डाउट छोड़ता नहीं हूँ, ये मेरे अंदर है कि मैं डाउट नहीं छोड़ता हूँ, डाउट को जरूर के। आप कहोगे यहाँ आपका डाउट क्या हो सकता है, आपको याद है, कहोगे कि सर जीरेंड में भी आपने ING बताया था और यहाँ भी ING बता रहे हैं वर्ब में, तो वो तो आपका जीरण था संज्ञात्मक क्रिया की तरह। मैंने यह कहा कि कंटिन्यूअस में भी इसका यूज हो सकता है, ये बिल्कुल एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। तो अभी देखना एडजेक्टिव की तरह कैसे यूज करते हैं। अब पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है कि B3 यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म हो और इसके साथ कोई ना कोई क्या जुड़ा हो, नाउन जुड़ा हो, इसे हम क्या बोलेंगे, पास्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है कि हैविंग लगाते हैं, क्या लगाते हैं, हैविंग और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये हमारा क्या बनेगा, परफेक्ट पार्टिसिपल। आइए सेंटेंस के माध्यम से इन्हें सीखते हैं, ध्यान से देखना। पहले सीखते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। पहला क्या सीखते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, ध्यान से देखना। इसको सेंटेंस में कैसे, एक तो मैंने बताया कि आपका ये कंटिन्यूअस में भी यूज होता है, कंटिन्यूअस में यूज होता है। अब देखना कैसे, जैसे कह दिया जाए कि शी इज रीडिंग, शी इज रीडिंग। अब क्या हो गया यहाँ, शी इज रीडिंग, वह पढ़ रही है। ये आपका वह पढ़ रही एक एडजेक्टिव की तरह नहीं, वह क्या कर रही भाई, पढ़ रही, उसकी विशेषता क्या है, पढ़ने की। तो यहाँ ये कंटिन्यूअस हो गया। अब ध्यान से देखना, इसमें हमें ज्यादा नहीं सीखना है। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल को क्या होता है, मैंने बताया था प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हम B1 के रूप, B1 में ING जोड़कर करते हैं सब्जेक्ट के रूप में। ध्यान से देखना, सब्जेक्ट के रूप में अगर B1 में ING जुड़ा हो तो इसका प्रयोग हम सब्जेक्ट के रूप में पार्टिसिपल में कैसे करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल में आप बहुत सा सेंटेंस बोलते हैं कि वह कुत्ते को देखकर डर गया, ऐसा बोलते हैं कि नहीं, वह कुत्ते को देखकर डर गया, बच्चा माँ को देखकर रोने लगा, वह मुझे देखकर भागने लगा। इस तरह से आप बहुत से सेंटेंस देखते हैं लेकिन बना नहीं पाते, तो इसका क्या होता है, इसी को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में बनाते हैं। ध्यान से देखना क्या हो जाएगा। अब जिसे कह दिया जाए सीइंग, सीइंग द लॉयन, सीइंग द लॉयन, शेर को देखकर, सीइंग द लॉयन, शेर को देखकर, he began
to weep. अब यहां देखना, seeing the lion he began to weep. शेर को देखकर वह रोने लगा, शेर को देखकर वह रोने लगा। यहां देखना, पहले एक्शन यानी दो एक्शन एक साथ हो, अब पहले में एक एक्शन हो, दूसरे में उसका परिणाम हो, पहले में करना हो फिर दूसरे में उसका परिणाम हो और एक साथ चले, तो वहां हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए करते हैं। सीइंग द लायन ही बिगेन टू वीप, वह शेर को देखकर रोने लगा। जैसे कह दिया जाए, सीइंग द मदर baby began to cry. अब यहां देखो, seeing the mother baby began to cry, यानी बच्चा मां को देखकर क्या करने लगा भाई, चिल्लाने लगा। ये आपका सब्जेक्ट के रूप में हुआ। अब देखो ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे होता है, जैसे आप कहते हैं उड़ती हुई, पढ़ती हुई, जाती हुई, जाते हुए, खाते हुए, रोते हुए, इस तरह से जब सेंटेंस आते हैं ना, तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग उस नाउन के साथ जोड़कर क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में, यानी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। जैसे कह दिया जाए, ध्यान से देखना, जैसे आई सा आ फ्लाइंग बर्ड। अब यहां देखना, आई सा अ फ्लाइंग बर्ड, मैं एक उड़ती हुई चिड़िया देखा। आई सा अ फ्लाइंग बर्ड, मैं एक उड़ती हुई चिड़िया देखा। तो देखो उड़ती हुई, खाती हुई, रोती हुई, इस तरह के सेंटेंस आते हैं ना, तो ये पार्टिसिपल का प्रयोग किसकी तरह हो जाता है, किसकी तरह हो जाता भाई, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग एक ऑब्जेक्ट की तरह हो जाता है वर्ब की। अब देखो कहोगे कि सर आपने यहाँ ए लगाया, ये देखो बर्ड हमारा क्या है, सिंगुलर है, और इस बर्ड के लिए आर्टिकल ए आया है ना कि फ्लाइंग के लिए, फ्लाइंग तो इसकी विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव। अब ये एडजेक्टिव हो गया, जो भी वर्ड नाउन के पहले आ जाए वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, इसको याद रखना। अगला देखना, अब आप आते हैं हम पास्ट पार्टिसिपल में। किसमें भाई, पास्ट पार्टिसिपल में। ये आपका रहा पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है कि किसी घटना को बताने का कार्य करता है, किसी घटना को बताने का कार्य करता है। तो ये क्या होता है सर, B1 होता है, सॉरी B3 होता है और प्लस कोई नाउन होता है। अब जैसे कह दिया जाए, मैं जलता हुआ और जला हुआ, दोनों अंतर में है कि नहीं है, अंतर है भाई। जलता हुआ कंटिन्यूटी हो रहा है और जला हुआ कि पहले क्या हो गया है, जलकर राख हो गया है, इस तरह से। तो देखना, जो जैसे कह दिया जाए, अब B3 का प्रयोग और प्लस नाउन का कहाँ कहते हैं, ध्यान से देखना। जैसे आई सा आ बर्न्ट हाउस, मतलब क्या हुआ, आई सा अ बर्न्ट हाउस, मैंने एक जला हुआ घर देखा, मैंने एक जला हुआ घर देखा। अब जैसे कह दिया जाए कि घायल इंसान बहुत क्या होता है, खूंखार होता है, खतरनाक होता है। तो इस तरह से a wounded man, a wounded man is
वेरी डेंजरस। अब कह रहा है कि अ वुंडेड मैन इज वेरी डेंजरस। वुंडेड मैन मतलब क्या हो गया कि घायल आदमी बहुत क्या होता है, खूंखार होता है, खतरनाक होता है। तो दोस्तों ये आपका क्या रहा, वुंडेड मैन, घायल हुआ हुआ आदमी। ये पहले से क्या हो चुका है, घायल हो चुका। आप किसी को 2-4 हाथ लगा दो, देखो बहुत खूंखार हो जाएगा, नहीं कुछ कर पाएगा तो आपका शर्ट ही फाड़ देगा, कुछ भी फाड़ देगा, आपको नोच लेगा, गाली देगा। तो ये एक्शन जो पहले घटे उसके बारे में बता रहे हो, तो वहां किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, पास्ट पार्टिसिपल का। अगला देखते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है। परफेक्ट पार्टिसिपल ध्यान से देखना, परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है कि कोई काम क्या हो गया, एक साथ 2 एक्शन चल रहे हो और उनका एक साथ 2 एक्शन हो और पहला एक्शन खत्म हो जाए फिर दूसरा एक्शन वही सब्जेक्ट करे, तो वहां हम किसका प्रयोग करते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल। इसमें क्या होता है इसका कि हम हैविंग लगाते हैं और हैविंग के साथ V3 लगाते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्लियर। जैसे कहा दिया जाए मैं खाना खा करके आपसे मिलूंगा, मैं खाना खा करके आपसे मिलूंगा, मतलब एक काम पूरा कर देगा फिर दूसरा काम स्टार्ट करेगा। तो यहां हम किसका प्रयोग करेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल। मैं खाना खा करके आपसे मिलूंगा तो क्या हो जाएगा, हैविंग eaten food I will meet you, I will meet you, having eaten food I will meet you, खाना खा करके मैं आपसे मिलूंगा। इस तरह का ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया। और देखना, और सेंटेंस, अगर 2 सेंटेंस एक साथ जोड़े जाए, जैसे कहा दिया जाए ये 2 सेंटेंस आपके देखो, हैविंग ईटन फूड आई विल मीट यू। अगला जैसे कहा दिया जाए मैं पढ़ करके आपको बताऊंगा, तो ऐसा अगर कहा दिया जाए तो कह रहा है कि स्टडिंग having studied I will tell you, मैं पढ़ करके आपको बताऊंगा। तो क्या हो गया, हैविंग स्टडीड आई विल टेल यू, मैं पढ़ करके आपको बताऊंगा। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और मैं ये कहूंगा कि इस चैनल को आप लोग अधिक से अधिक अपने दोस्तों के लिए, अपने मित्रों के लिए शेयर करें, ताकि उनका पढ़ाई फ्री में हो सके। जो गरीब बच्चे हैं ना उनको भी क्लास मिल सके, अच्छा क्लास मिल सके, आपका और आपके दोस्तों का विकास हो, ताकि और अधिक से अधिक चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप खा पी कर मस्त रहें, खुश रहें और आपका भविष्य उज्जवल हो।